तो मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं कि मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। अच्छा तारड़ साहब आज आपसे काफ़ी लंबा एजेंडा है जो डिस्कस करना है वो ये है कि भारत के एक मेजर है मेजर गौरव आर्या उन्होंने कहा है जनाब कि हमारी जो जो काम हमने पाकिस्तान के खिलाफ हमारी फ़ौज ने करना था वो तो इमरान खान कर रहे हैं। और ये जो एक इस पे भी तबसरा कीजिएगा और ये बताइएगा तारड़ साहब कि इस वक्त एक ग्लोबल माहौल भी हमारे खिलाफ बन रहा है जिसमें बरतानिया के जब वजीर आजम आए तो उसमें भी जो काफी चीजें पाकिस्तान के खिलाफ कही गई और फिर इस वक्त जो इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि इस्लामाबाद पे दावा बोल देंगे हम ईद के बाद। आप इस माहौल को किस तरह देख रहे हैं कि रीजनल इंटरनेशनल प्रेशर भी है और लोकल भी, तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान किस डायरेक्शन की तरफ जा सकता है, हालात किधर जा सकते हैं सर? चीमा साहब, पाकिस्तान दिन ब दिन कहते हैं मिनट बाय मिनट इस स्लिपिंग आउट अ हैंड। हालात मुसलसल खराब हो रहे हैं। मैं शुरू तो खैर करना चाहूंगा इमरान साहब की जो लाहौर का जलसा है वहां से, और उसके बाद जिस तरह आपने फरमाया कि मैं उसको क्लोज अप करना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस वक्त जो बरतानवी प्रीमियर इस वक्त वहां दौरे पे हैं, और उसके बाद हमारा जो आईएमएफ का जो वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त डिस्कशन चल रही है, इन चीजों पे क्लोज करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है लाहौर के जलसे को भी देखना, क्योंकि लाहौर का जलसा और इनका नैरेटिव पीटीआई का ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही सर्व कर रहा है अपनी एस्टेब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ एक आग उगलने वाली कैंपेन जो उन्होंने शुरू कर रखी है। इट इज वीकनिंग पाकिस्तान, इट इज शेकिंग द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। अब उसका मैं जैसा शुरू करना चाहूंगा कि खान साहब का जलसा, उसमें कोई खातर खास स्पीच तो नहीं थी। अगर आप पेशावर और कराची की स्पीचों को इकट्ठा करें तो वो लाहौर की स्पीच बन जाती। और वो क्या थी? वही स्टोरी फिर दोबारा, गुलामी और आजादी। फिर वही कि मैं क्रिकेट का कप्तान हूं तो मेरा हक बनता है पाकिस्तान को रूल करना। इस्लामोफोबिया, $31 बिलियन हम लेकर आए थे जो फॉरेन रेमिटेंस थी। मैं रूस से गंदम लेने गया था महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। मैं अफगानिस्तान अमेरिका के खिलाफ निकले, जंग का ऐलान करें। किसानों की आमदन हमने बढ़ा दी थी। हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। हालांकि सारी दुनिया को पता है कि खाद की स्मगलिंग इनके दौर में हुई है। ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि वस्ती एशिया की स्टेटों तक पाकिस्तान की खाद स्मगल हुई, और पाकिस्तान में किसान जो है वो बेचारे जलीलो ख्वार हो गए। उसके बाद उन्होंने तोशा खाना को बहुत लाइटली लिया। जो नई चीज शुरू कर रहे हैं आजकल, अमेरिका का नाम उन्होंने साम्राज्य रख दिया है। फिर उन्होंने अपने आप को कंपेयर करते हैं भुट्टो के साथ कि एक धमकी भुट्टो को आई थी, फिर दूसरी धमकी परवेज मुशर्रफ को आई अमेरिका की तरफ से, अब मुझे आ रही है। 400 ड्रोन्स का फिर उन्होंने उसमें अपना बार बार कहा। और अमेरिका के खिलाफ एक मुसलसल जंग जो है वो जारी है इनकी पीटीआई की। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन जो साम्राज्य करके वो कर रहे, ये तो इनका था। और मरासले के ऊपर कमीशन की इन्होंने कहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है स्पीच के बाद? एक तो आरफ अलवी साहब जो है उनकी सॉफ्टवेयर अपडेट हुई, और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया हमजा शहबाज शरीफ साहब के ओथ के हवाले से। फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई। फिर उसके बाद डॉलर की उड़ान है, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब की स्पीडें तेज हैं, कभी वो बलूचिस्तान जा रहे हैं, कभी वो अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे जा रहे हैं। मैडम मजारी का है, उनका स्कैंडल बाहर एक आ चुका है 40,000 कनाल जमीन का। और उसके बाद क्रिटिसाइज कर रही है आज पीटीआई मुफ्ता इस्माइल साहब के, वो उन्होंने आईएमएफ के सामने सरेंडर कर दिया। अब इसके बारे में जो मैं कुछ और चीजें जो बताना चाहूंगा कि इस वक्त चल क्या रहा है। इमरान खान साहब और पीटीआई खुद ही क्यों स्लिप हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात उन्होंने क्रिएट कर दिए हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें उन्होंने फिर दोबारा कहा है कि कवा सफेद है। वो कहते हैं ना कहां चिट्टा है, और पाकिस्तानी पीटीआई के उनके वर्कर मानते हैं जी कहां चिट्टा है। और क्योंकि उसकी वजह ये है, उसको अगर इंग्लिश में पढ़ा जाए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्टेटमेंट है उसके आखिर में सबसे बड़ी बात जो की गई है कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व नहीं है। असद मजीद ने भी अंदर जाके जो बात की है वो इनके नैरेटिव के में सूट नहीं करती, लेकिन पीटीआई के जो लोग हैं वो उसको गौतम बुद्ध बना बैठे हैं असद मजीद को। वो कहते हैं नहीं जी वो तो हक सच अंदर बोला है।
हालांकि उसने खुद एडमिट किया कि देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी, देयर वाज नो थ्रेट। लेकिन इस वक्त जो चीजें हैं, अब मैं इसके बारे में दो मेरे जो मिलते जुलते इस पे ओपिनियन देना चाहूंगा कि खुद इन्होंने नैरेटिव किस तरह अपना खराब कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई के लोग हैं वो तो बेचारे गूगल भी नहीं करना चाहते ना। अगर गूगल करके देखें तो उन्हें पता चल जाना है कि अदम एतमाद की जो 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 थी तहरीक, वो तो बहुत अरसे से शुरू थी। जो मुलाकातें परवेज लाई की हो रही थी शहबाज शरीफ से, और जो इनकी, मेरा मकसद है अगर हकीकतन देखा जाए तो अदम एतमाद की जो तहरीक थी वो तो जिस दिन ये आए थे पावर में 3 साल 3.5 साल बाद उससे वो शुरू हो चुकी थी। अब उसके बारे में जो खासकर इनके एक राइट हैंड मिनिस्टर साहब ने जो ये दिया है, स्टेटमेंट दी है कि हमारे फौज के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, अगर ठीक होते तो आज हुकूमत में होते। इसका मतलब मरासला तो फिर इसका इशू ही नहीं है, फॉरेन थ्रेट तो इशू ही नहीं है इसमें। और दूसरा उसमें उन्होंने इशारा यह दिया है कि फौज न्यूट्रल नहीं है, फौज आज भी हुकूमतें बना रही है और तोड़ रही है। दूसरा उसमें साथ पॉइंट ये जाता है। अब उसके साथ में जो अगली चीज ये कहना चाहूंगा कि खान साहब हर चीज को, जिस तरह आज इलेक्शन कमिश्नर को कह रहे हैं जी वो रिजाइन दे दे, हालांकि उसको अपॉइंट किया था। मेरा क्वेश्चन है पीटीआई के मानने वालों को, पीटीआई के वर्करों को और पूरे पाकिस्तान को, इस वक्त इनका नैरेटिव ये है जो इनके साथ काम नहीं करता या तो वो गद्दार है, या उसने पैसे ले लिए हैं, या वो नून लीग के साथ मिल चुका है। लेकिन अगर कल को ये इलेक्शन हार जाते हैं, कल को इलेक्शन ये हार जाते हैं, इन्होंने कहना नहीं जी इलेक्शन नून लीग वालों ने रिग कराए हैं, ये अमेरिका के गुलाम हैं, ये अमेरिका से इन्होंने पैसे ले लिए, तो फिर पाकिस्तान कहां जाएगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और इस वक्त मैं समझता हूं कि अगर इन चीजों को, जो इन्होंने एक कैंपेन शुरू कर रखी है, ना सिर्फ अपनी एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री के खिलाफ, बाजवा साहब के खिलाफ, बल्कि अदलिया के खिलाफ, तो ये इस इन अंडर गिवन सर्कमस्टेंस और मोरालिटी की हालत ये है चीमा साहब, मैं हैरान हूं कि इस वक्त जो चीफ ऑफ स्टाफ है इनका, खान साहब का, उसने आज बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम औरंगजेब के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मैं हुसन दी कलाशनकोव हूं। उसकी मोरालिटी के बंदे के हालात ये हैं, मरियम औरंगजेब किसी की बहन है, किसी की बेटी है, एक सियासतदान है, एक मिनिस्टर है, और उसने कहा है कि मरियम औरंगजेब ने जो सऊदी अरेबिया से कलाशनकोव मिली थी उसके बारे में गलत फैसला दिया है। साथ उन्होंने गाना कोड किया मरियम औरंगजेब के लिए कि मैं हुसन दी कलाशनकोव हूं, मैंने कलाशनकोव दो। कहते जी कलाशनकोव तो अंदर पड़ी है तोशा खाना में, लेकिन अल्फाज देखें, सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स, मोरालिटी देखें। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि खासकर चीमा साहब, मैं बड़ा इस पे ऑब्जर्व कर रहा हूं जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, बड़े क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जलसों में कौन लोग आते हैं। इस वक्त पीटीआई के सपोर्टर को हमें देखना होगा, इसको हमें एनालिसिस करना होगा कि ये लोग कौन है। उसमें एक ग्रुप तो ये है कि जहां भी सूबा सरहद से, केपीके से जो बच्चे मजदूरी करने जाते हैं, सबसे पहले तो वो शुगर मेला देखने आते हैं, एक तो वो ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है एक दुबई सिंड्रोम वाले हैं कि वो कहते हैं जी शराब भी अवेलेबल हो, अगर हमारा दिल हो शराब पीने को तो शराब पी लें, नमाज पढ़ने पे दिल हो नमाज पढ़ लें। एक वो ग्रुप है। तीसरा ग्रुप है अमेरिकन सिंड्रोम वाले हैं, वो रहते हैं अमेरिका में, एंजॉय यहां करते हैं, बीरे भी पीते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन शाम को कहते हैं जी पाकिस्तान इस्लामी निजाम क्यों नहीं आ रहा है, करप्शन क्यों नहीं खत्म हो रही होती, हालांकि वहां जाके रहना नहीं चाहते वो। अब तीसरा ग्रुप कौन है? वो जो मौलवी है, लिबरल, जो टीएलपी से भी नाराज है, जो फजलुर रहमान से भी नाराज है, उनका दिल करता है गाना भी सुन लीजिए, धमाल भी पा लीजिए, डांस भी कर लीजिए, दाढ़ी भी रखी हुए। तीसरा चौथा ग्रुप हुआ है। गौर करें, मैं बड़े गौर से देखता रहा हूं, इनके जलसों के अंदर मिच्योर लोग नहीं आते, इनकी सपोर्ट में मिच्योर लोग नहीं है, समझदार लोग इनके आसपास नहीं है, और ज्यादातर लोग जो आते हैं वो वहां पे इनकी फिलॉसफी आइडियोलॉजी को सुनने नहीं आते, वो डीजे भट्ट को सुनने आते। और कुछ घरों की बच्चियां जो अपने मां बाप के कंट्रोल में नहीं है, जो मेरा मकसद है कि वो, और वो उनके ज़हन में है कि शायद हमने पाकिस्तान तब्दील करना है। इस तरह पाकिस्तान तब्दील नहीं होता, कोई भी सोसाइटी इस तरह तब्दील नहीं होती।
आपके मुल्क के अंदर फ्रूट बेचने वाला भी बेईमान है, दूध जो बेच रहा है वो भी बेईमान है। लेकिन आप कहते हैं जी कि फौरन ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी ईमानदार आ जाए, और खान साहब का जो फार्मूला था कि ईमानदारी ट्रिकल डाउन करेगी, वो कंप्लीटली फेल हो गया है। आज जो इनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जो इनके, जो उनको खान साहब के, उन्होंने बड़े बुरे तरीके से मरियम औरंगजेब के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन ये नहीं बताया कि फराह बीबी किधर है। उन्होंने तोशा खाने के बारे में, जब तोशा खाने की बात होती है फॉरेन फंडिंग, तो फौरन छुप जाते हैं नून लीग के पीछे, पीपल्स पार्टी के पीछे। मैंने पहले अर्ज किया था कि उनकी कंपेन्स जो थी वो मोरालिटी के बेस पे नहीं थी। वो अपनी स्पीच से पहले अय्या का नाबदू अय्या का नस्ताइन नहीं पढ़ते थे। वो उनके जलसों के नाम अमल बिल मारूफ नहीं थे उनके। ये आपने सारा कुछ किया है, आपने बताया है हजरत उमर का दौर और रियासत मदीना है, और फिर आप उनके पीछे छुप जाते हैं जाके नून लीग के, आप भुट्टो के पीछे। ये आपको शर्म आनी चाहिए। आपको तो हर चीज शफाफ होनी चाहिए थी, आपकी हर चीज तो शीशे की तरह होनी चाहिए थी। खान साहब ने खुद कह दिया कि मैंने तोहफे बेच के सड़क बना ली। फिर में देखें किस तरह डटाई के साथ। हालात ये हैं कि अगर इस वक्त खान साहब पूरे पाकिस्तान को कह रहे हैं कि कहां चिट्टा, और पाकिस्तान सारा मान रहेगा कहां चिट्टा है। फिर देखें जुल्म इंतहा, देखें बेवकूफी की इंतहा, देखें हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल, देखें कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक सेंसिटिव मेरे पास देखें, खान साहब ने आज पूरे, मुझे पता है एग्जैक्टली, मैं आपको कह देता हूं, जिस तरह वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का जो है वो चेयरमैन वो रिजाइन कर दे। कल कोई इलेक्शन हार गए तो उन्होंने कहना नहीं जी अमेरिका ने इलेक्शन भी मोल ले लिया। इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर भी गद्दार सी, ये नून लीग से मिल गया था, अमेरिका से मिल गया था। ये एक ऐसी साजिश पाकिस्तान के लिए इन्होंने तैयार कर रखी, पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने के लिए। बिल्कुल वो मेजर गोरिया साहब सही कह रहे हैं। इस वक्त ये सारी की सारी पीटीआई वर्कर और सारा कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जो इंडिया, मैं कहता हूं बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी लगा के नहीं कर सकता था, ये वो कर रहे हैं। इस्लाम को भी ख्वार कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान की वफादारी के जो सर्टिफिकेट है वो भी खराब कर रहे हैं, और अमेरिका के खिलाफ हालते जंग में चले हैं। देखें जरा, और उसमें से ना अगर सोचा जाए एक मिनट के लिए कि इसमें से बेनिफिशियरी कौन होगा, अमेरिका है या पाकिस्तान है? नुकसान तो पाकिस्तान का। क्या पिद्दी का शोरबा ना आपके पास, 1 महीने 1.5 के रिजर्व है आपके पास। आपकी करप्शन अभी तक, मेरा मकसद है, छत को छू रही है हर चीज आपकी। आप शुगर माफिया की बातें कर करके लोगों को बताते हैं, आपकी तो कैबिनेट में सारे शुगर माफिया वाले बैठे हुए थे। जहांगीर, देखे जहांगीर तरीन साहब की स्टोरियां, और दूसरे उनके रिश्तेदार जो कैबिनेट के मेंबर थे। कुछ खुदा का खौफ करें, आप किस तरह की बातें करते हैं। और जो मुझे दुख है वॉशिंगटन डीसी में बैठे हुए, कि लोग इनका जो चूरन है वो खरीद रहे हैं, लोग इनका चूरन खरीद रहे हैं। लम्हा फिक्रिया तो ये है कि जो झूठ बोलते हैं वो चल रहा है। ये और इसमें मुझे सबसे ज्यादा एक और दूसरे नंबर पे जो मेरी रिजर्वेशंस हैं, जो इनको लेकर आए थे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपना गन साफ करें। और अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब तक अभी तक इन्हें ऑक्सीजन मिल रही है, इनको ऑक्सीजन भी मिल रही है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बड़े बड़े गंदे प्रोग्राम अभी पक रहे हैं, हांडी बड़ी बड़ी गंदे सालन पक रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन इनको कंट्रोल करना चाहिए, जल्दी कंट्रोल करना चाहिए। वो कहते हैं कि फिर उसके बाद पानी पुलों के ऊपर से ना गुजरे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पानी पुलों से ना गुजर जाए। ताड़ साहब, ये जो है इमरान खान साहब ने जो इस वक्त माहौल पैदा किया, उसमें जो है वो मुल्क के अंदर वो समझते हैं जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, और हम, आपको पता है इस यूट्यूब चैनल पे आप भी ये तबसरा करते रहे हैं, और आपका जो फ्यूचर प्रेडिक्शन यही थी कि इमरान खान साहब की जो स्ट्रैटेजी भी यही है कि मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करो, अस वर्सेस देम करो, जो है इनको एक तरफ ब्रैकेट में खड़ा कर दो, एक ब्रैकेट में मुझे खड़ा करो, और ताकि मेरी सियासत जो है वो चलती रहे। मुल्क का क्या नुकसान होता है वो, और आज वो अगर अपोजिशन में चले जाएं तो वो कहते हैं मुल्क बंद कर दो क्योंकि मैं हुकूमत में नहीं हूँ। ताड़ साहब, ये तो होगी डोमेस्टिक सिचुएशन जो आपने, और साथ इसमें आपने ग्लोबल इम्प्लीकेशन और जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है उसके ऊपर एक क्रिटिकल एनालिसिस किया है कि वो पाकिस्तान के माहौल को किस तरह खराब कर रहे हैं। ताड़ साहब, इसमें थोड़ा सा ये भी जरा डिस्कस कीजिएगा कि इंडिया जब अमेरिका में आते हैं तो 2+2 में पाकिस्तान का नाम लेके तनकीद की जाती है। जापान के वजीर आजम पहली दफा, तारड़ साहब मैं आपको बताऊं, पहली दफा मैंने वो ज्वाइंट कम्युनिके पढ़ा है जिसमें जापान ने पाकिस्तान को, जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा जब इंडिया गए तो उन्होंने कहा
कि भाई पाकिस्तान जो है वो अपना रास्ता ठीक करे, और मुंबई और पठानकोट और जो इंडिया चाहता था उन्होंने जॉइंट कम्युनिके में डलवा लिया। अभी बर्तानिया के वज़ीर-ए-आज़म आए थे, वो भी चले गए हैं, और उनका जो एक पॉलिसी पेपर था, कल रात में पढ़ रहा था, वो सारा 40 पॉइंट का पॉलिसी पेपर जो यूके की गवर्नमेंट ने जो जारी किया है, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने प्रेशर डाला है और कहा है कि जनाब, और पाकिस्तान कह रहा है कि हम तो दहशतगर्दी की जान में कुर्बानियां दे दे के हमारी तस निकल गई है, लेकिन दुनिया मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट है जहां पे इंडिया हर मुल्क को साथ लेके आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। जिस तरह आपने खुद मेंशन किया कि फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त वॉशिंगटन में बैठे हुए हैं और तरले कर रहे हैं, और उनसे किसी ने सवाल किया कि ये वेब 3 क्या होता है और इस तरह की चीजें, वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है क्या चीजें हैं। सो हम किस तरफ जा रहे हैं, ये जरा इंटरनेशनल एंगल से जरा हमें बताएं। जो जापान, इंग्लैंड और अमेरिका ने इंडिया के कहने पे हमारे साथ चीजें की, और साथ में ये ऐलान उमर वाला भी डिस्कस कर लीजिएगा कि वो जो आई है उसमें आज स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो हमने नहीं उनको भेजा, ना वो किसी ऑफिशियल दौरे पे हैं, वो तो अपने गए हुए हैं। और तारड़ साहब, उसमें वो सदर से मिलती हैं, वो वजीर आजम से मिलती हैं, वो सारी पार्लियामेंट से मिलती हैं, वो इमरान खान से मिलती हैं, वो पाकिस्तान की तमाम कैबिनेट से मिलती हैं, आजाद कश्मीर में सदर वजीर, वो कौन लोग हैं, वो क्या खातून की कितनी को वैल्यू, आप क्योंकि अमेरिका में हैं, आपको तो ज्यादा पता होगा उनके बारे में, जरा वो भी कमेंट कीजिएगा कि ये हमने उनको जो सर पे बिठाया या ये बिठाना चाहिए था, और जो नेड प्राइस ने कहा कि वो ऑफिशियल विजिट पे नहीं, जरा काइंडली इस एंगल से भी जरा सिचुएशन का एनालाइज कीजिए। देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो हैं जिनके 10-10 अकाउंट हैं ट्विटर के, वो ये ना एलियान उमार को गूगल कर रहे हैं, ना वो तहरीक अदम एतमाद कब स्टार्ट हुई उसको गूगल कर रहे हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर एलियान उमार को, अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा कि नॉट, मैं सिर्फ इस एंगल पे नहीं जाऊंगा कि मैं रिपब्लिकन हूं, एलियान उमार का कि यहाँ पे अमेरिका में कितना कितना कद काट है मैं बताना चाहूंगा आपको। एलियान उमार के बारे में ये है कि एक हमेशा गुस्से में एंटी ज्यूज, एंटी अमेरिका, एंटी क्रिश्चियनिटी, इस तरह की स्टेटमेंटें देते हैं, और उसमें अगर इस तरह की आप स्टेटमेंटें देते हैं तो आपको, यू आर नेवर रिसीव्ड वेरी वेल, आपको कोई भी अच्छा रिसीव नहीं करता। ये उनका रिप्यूट है यहाँ पे। अब उनके पर्सनल कैरेक्टर के बारे में बताना चाहूंगा। मैडम कांग्रेस वुमेन बनी तो उन्होंने सबसे पहले अपना जो सोमालियन हस्बैंड था जिससे उनके बच्चे हैं उसको डाइवोर्स कर दी। शादी किसके साथ की? अपना व्हाइट अमेरिकन था उनका कंपेन मैनेजर, उससे शादी कर ली। इतनी बड़ी मुसलमान है। दूसरा, उनके बारे में यहां पे स्कैंडल मशहूर हो चुका है कि उन्होंने अपने हस्बैंड कंपेन मैनेजर को जिससे शादी कर ली है अपने कंपेन फंडिंग में से उसको पे कर रही है अभी भी। यहां पे लोग इस तरह देख रहे हैं कि इट्स अ म्यूचुअल स्कैंडल, इट्स अ म्यूचुअल स्कीम टू मिल्क द आपके कंपेन फंडिंग को। ये उनकी रिप्यूट यहां पे। अच्छा, उसके बाद खान साहब का ऐलान जंग, अमेरिका के खिलाफ जिहाद, और फिर 3 कांग्रेसमैन बुला के उनसे मिलना शुरू हो गए। ठीक है, मिले। खान साहब ने एहतजाज किया उनको कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, आप डेमोक्रेट पार्टी से हो तो जाके बाइडेन से कहो कि मुझे क्यों निकाला भाई। वो बाहर निकल के उन्होंने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया, उन्होंने कोई जॉइंट स्टेटमेंट क्यों नहीं दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की कि हम, आपका रजीम चेंज हुआ है एंड वी आर विद इमरान खान। देखिए कितना बड़ा टोपी ड्रामा है, कितना बड़ा टोपी ड्रामा है। और लोग जो है वो, मैंने जिस चीमा साहब मैंने कहा कि कौम को इस वक्त जो जिस शिकंजे में उन्होंने घेर लिया है, हर चीज को कह देते हैं कि अमेरिकन साजिश है, हर चीज को कह देते हैं नून लीग की साजिश है, और बच्चे वो मार रहे हैं। बात तो ये है, अगर कल को मैंने जो इससे बड़ा क्वेश्चन ये रखा, कल को इलेक्शन हार गए या वो क्या हम इलेक्शन के रिजल्ट को मानते नहीं तो फिर क्या करेंगे आप? और एलियान उमार जो खासकर उनका अमेरिका के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है तो पाकिस्तान को उन्होंने क्या लेना देना था। बल्कि इस वक्त अमेरिका, अगर इस वक्त एलियान उमार गई हैं पाकिस्तान में, आपके शहबाज शरीफ साहब को, मेरे अगर मुझसे पूछा जाता तो मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि आप प्लीज इनसे ना मिलें। वजह, शी इज नॉट इन अ गुड बुक्स इन द व्हाइट हाउस, she is not in a good books of Biden administration. She has an impression in the US as a troublemaker. इस तरह की स्टेटमेंटें देती हैं। आप गूगल करके देख लें, मेरी चीज पे ना यकीन करें। आप ये देखें कि जो एलियान उमार हैं, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है अमेरिका के अंदर, व्हाट काइंड ऑफ मैच्योर पॉलिटिशियन शी इज, ये देख लें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी बात माने, गूगल करके देखें। शी इज नॉट इन अ गुड बुक्स ऑफ एनी ऑफ द व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में तो ऑब्वियसली शी वाज अ डेमोक्रेट एंड ही वाज अ रिपब्लिकन, लेकिन वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनका कोई लेना देना कोई नहीं। और उनको मिलना शहबाज शरीफ साहब का, इमरान खान साहब का तो
पीटी उनको तो सियासत के उनके लिए वो ठीक नहीं था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं मिलना चाहिए था एज अ कंट्री हेड, क्योंकि वजह ये है कि आपके रिलेशनशिप जो इस वक्त चल रहे हैं अमेरिका के साथ, यू आर नॉट हैविंग यू आर नॉट एंजॉयिंग गुड रिलेशनशिप। आपको कई चीजें अमेंड करना पड़ेंगी, आपको निकलना होगा। शहबाज शरीफ साहब के पास एक बात उनके पास है, क्योंकि ही हैज अ ब्लैंक पेज, चेंज आई है, नया बंदा है, वर्ल्ड इज एक्साइटेड टू सी हिम व्हाट ही कैन ब्रिंग ऑन द टेबल। तो उनको चाहिए कि बड़े फूंक फूंक पे कदम रखें। और मुझे खुशी थी कि उन्होंने प्लान किया चाइना जाना और सऊदी अरेबिया, लेकिन खान साहब जिस तरीके से पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हैं, इनका जल्दी ना रोका गया तो इट विल बी ट्रबलसम। यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड। अब देखें किस तरीके से दुनिया कितनी बेजार थी खान साहब से, जरा नोट करें आप। आपका व्हाइट हाउस ने भी शहबाज शरीफ साहब को वेलकम किया, रशियन ने भी वेलकम किया, जापानीज आपके चाइनीज ने भी वेलकम किया है। रीजन क्योंकि एपेटाइट थी, लोग बेजार थे इनके खान साहब की आइसोलेशन और इनकी एक अपना नया किस्म का, एक तो इस्लामोफोबिया तो नहीं, जो जिहादी टाइप उनके जो थे, जिस तरह उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया उन्होंने, जिस तरह उन्होंने कह दिया कि अफगानिस्तान शैकल्स तोड़ दी गुलामी की, किस तरह की स्टेटमेंटें मेरा मकसद देते। दो उनके सिटिंग वजीर कैबिनेट के वो कहते हैं हम खुद कुछ बम्बार बन जाएंगे, और कोई किसी ने उसकी तरदीद नहीं की। तो मेरा मसला इन सारी चीजों को आपका क्या ख्याल है? दुनिया ऑब्जर्व नहीं कर रही, दुनिया ऑब्जर्व कर रही कि ये पाकिस्तान, और जिस तरह आपने मुझसे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की डायरेक्शन में जा रहा है, गवर्नमेंट लेस। आप मुझे ये बताएं, आज पंजाब आपका सबसे बड़ा सूबा है, वहां गवर्नमेंट की रेट कौन सी है? अगर पूछा जाए तो आज की डेट तक, अभी तक जब हम बात कर रहे हैं, उसका कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। आप मुझे ये बताएं, दुनिया के अंदर जब आपकी स्टैब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी का मोराल डाउन हो तो क्या होता है? तो इस वक्त आपकी ब्यूरोक्रेसी का मोराल क्या है? आपकी आर्मी, मैंने आपको कई दफा कहा है कि रोमन पीरियड के अंदर भी यही रिसर्च कर ली गई थी कि सोसाइटी को तबाह करना हो तो लोगों को यह बावर करा दिया जाए कि आपकी फौज आपके खिलाफ है। तो आज आप वही हो रहा है। जब लोग आपके बाजवा साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, नौज़बिल्लाह, मैं तो वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तो मेरा आपकी डायरेक्शन क्या है? आपकी डायरेक्शन अफगानिस्तान है। मैं हमेशा, मेरे कई पीटीआई के यार दोस्त मुझे कह रहे थे नहीं पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा होता कुछ नहीं है। मैं कब कह रहा हूं? सोमालिया को कुछ हुआ, इराक को कुछ हुआ, लीबिया को कुछ हो रहा है, होता तो कुछ भी नहीं है, खत्म हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। तो बिल्कुल अफगानिस्तान को कुछ हुआ, हर सूबे से एक वखरा होना, अपना बंदा बैठा होता, टैक्स कलेक्शन कर रहा होता, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक वारलॉर्ड होता था अफगानिस्तान में। देखिए ये आप मुझे खुद बता दें इफ आई एम रॉन्ग, कन्विंस मी इफ आई एम रॉन्ग। डायरेक्शन तो आपकी यही है। तो इस वक्त मैं समझता हूं, अगर पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर हैं, जो सेंसिटिव लोग हैं, अगर उन्होंने डेज या वीक्स में, डेज घंटों में और डेज में, वीक्स नहीं, घंटों और डेज में अगर उन्होंने डिसीजन ना किया पाकिस्तान के बारे में, तो यू विल हैव इररिवर्सिबल डैमेज डन टू पाकिस्तान। बिल्कुल सही तार साहब, ये इरिवर्सिबल डैमेज तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है जो हम उस मंजिल की तरफ जा पड़े हैं, क्योंकि अदारे खामोश हैं और इस वक्त तो अदारों के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं। और इमरान खान, जिस तरह मेजर गौरव आलिया कहते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, और जो पाकिस्तान की फौज के साथ जो इस वक्त अवाम कर रही है, क्योंकि तार साहब मेरा ख्याल है इस पर भी थोड़ा सा एक कमेंट कर ही दें। ये एक आखिरी सवाल आपके सामने रखता हूँ कि पहले हमारे अदारे और मुक़्तदर हल्के सारी सियासी जमातों को चोर डाकू कहते हैं, लोगों को कहते हैं इनको को चोर, लोगों को कहते हैं इनको को डाकू, लोगों को कहते हैं इनको ये इन्होंने पैसा लेके लंदन चले गए, अमेरिका चले गए हैं। और जब बाद में पता चलता है कि जो बंदा लेके आए हैं वो इनकॉम्पिटेंट एंड वो इनकॉम्पिटेंट है, चीजें डिलीवर नहीं कर सका, तो अब कह रहे हैं कि ये जो जिनको हम चोर 8 साल 10 साल कहते रहे हैं, अब इनको ठीक हो, अब इनको सलूट भी नहीं मारते वो, और अब वो छुपते फिर रहे हैं। तो तारड़ साहब ये इस पर जरा थोड़ा कमेंट कीजिएगा, ये चोर डाकू वाला सिलसिला बंद होना चाहिए, वरना तो हम जो है वो किसी रास्ते पे नहीं चल पड़ेंगे। चीमा साहब, इसका जवाब भी खान साहब ने अपनी स्पीच के आखिरी पोर्शन में दे दिया था। उन्होंने कहा था कि जो पावरफुल है वो करप्शन को करप्शन ही नहीं समझते। देखें कितना बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया अपनी एस्टेब्लिशमेंट पर।
उन्होंने इंप्रेशन ये दिया कि मैं सादिक और अमीन था, लेकिन मुझे लाने वाले करप्शन को करप्शन नहीं समझते, वो बुराई को बुराई नहीं समझते। किस खूबसूरती के साथ वो टोटल, मेरा मकसद अवाम को बता रहे हैं कि मैं सादिक और अमीन हूं, मैं रियासत मदीना का ठेकेदार हूं, मेरे लाने वाले सारे तबाहियां ये कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि मुझे अब छोटे से जो उन्होंने कंट्राडिक्शन अपनी स्पीच के अंदर की, उन्होंने कहा आज गलती करने वालों से गलती होगी, इलेक्शन कर ले। इसका मतलब मरासला तो है ही नहीं, फॉरेन थ्रेट तो है ही नहीं। गलती अगर किसी से हुई है तो क्या ख्याल है, अमेरिका को कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ आके? वो तो इन्हीं को कह रहे हैं ना कि आपसे गलती होगी, इलेक्शन करा दो। इसका मतलब है कि टोटल फ्रॉड है सारा कुछ, और बार बार उनको सीट के गंदा कर रहे हैं, और वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं इस लाडले की हर चीज। ये मुगल शहनशाह है, इसके पास लाइसेंस टू किल है, पूरा पाकिस्तान तबाह करने में तुलव है, और अदारे चुप करके बैठे हैं साइड पे। ब्यूरोक्रेसी इस वक्त बेजार है, जुडिशरी बेजार है, जिस तरीके से इन्होंने सारा किस तरह हो रहा है जो कुछ भी। लेकिन ये कि उनको चैनलाइज नहीं, बेचारे कर कुछ नहीं सकते। 5-0 को जो आया था डिसीजन, वो बहुत बड़ा सिग्नल था सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन ये कि बस उसके बाद इनको इतनी छुट्टी नहीं होनी चाहिए थी, जिनके शेख रशीद साहब ने धज्जियां उड़ाई अपने स्पीचेस के अंदर। एस्टैब्लिशमेंट को बहुत गंदा इन्होंने किया है, बहुत गंदा किया। मैं हैरान हूं किस तरह सुन रहे हैं सारा कुछ। और फिर रिटायर फौजी इस वक्त जिस तरीके से, वो मेरे ख्याल में तो रिटायर फौजियों के अकाउंट भी इन्होंने जाली बनाए हुए। मुझे तो नहीं उम्मीद कर रिटायर फौजी इस तरह की हरकतें कर रहे हो, लेकिन जिस तरह ये 20-20 अकाउंट ट्विटर के बना सकते हैं, वे फौजियों के भी जाली नाम रख के सारा कुछ कर सकते हैं। ये इन्होंने 4 जर्नैलों की निकालनी दी थी ऑडियो टेपें, बाद में उन्होंने उसकी तरदीद की। देखिए किस तरीके मुनज़्ज़म तरीके के साथ पाकिस्तान की जड़ें काटी जा रही, देखिए किस तरह ऑर्गेनाइज तरीके से। और ये लमा फिक्रिया है, मैं हैरान हूं, लमा फिक्री। आई एम वेरी मच कंसर्न सिटिंग इन द वॉशिंगटन डीसी वेयर द पाकिस्तान इज हेडिंग, वेरी मच कंसर्न। और घंटों और दिनों के हिसाब से आप यू आर लूजिंग द ग्राउंड्स, घंटों और दिनों से, नॉट इन वीक्स, घंटे और दिन। अगर ना किया तो ये, मैं कहता हूं विद इन वीक और 10 डेज, कमिंग डेज जो आ रहे हैं बड़े खतरनाक आ रहे हैं। मैं बचपन से सुनता रहा हूं हमेशा के पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हैव सीन, अब जो मैं देख रहा हूं, जो एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेंडा जो स्कीम है, जो खुद 5th जनरेशन वॉर विद इन पाकिस्तान, दिस इज कॉल्ड द 5th जनरेशन वॉर। अब नजर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर 5th जनरेशन वॉर किस तरह कामयाबी के साथ पाकिस्तान को तबाह करने में तुली हुई है। लेकिन अगर रोकने वालों ने ना रोका तो विल बी टू लेट। चल लेट्स सी क्या होता है। ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि अगर जो मुक़्तदर हल्के हैं, पावरफुल हल्के हैं, उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल अपने हाथ में ना लिया और चीज़ों को मैनेज ना किया, कंट्रोल लेने से मुराद ये है कि ये प्रोपेगेंडा से ना रोका गया तो मुल्क के हालात मज़ीद जो है वो ख़राब हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब सर फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूएबल एनालिसिस। बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान